फरवरी 2026 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B पर एक 98 मीटर का जायंट खड़ा है। इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम और इसका काम है इन 4 लोगों को दोबारा से एक ऐतिहासिक यात्रा पर लेकर जाना। इन अंतरिक्ष यात्रियों के सामने एक छोटी सी खिड़की है जिसके पार है वो 50 साल का इंतजार जो अब खत्म होने को है। लेकिन कंट्रोल रूम में एक अलग ही सवाल गूंज रहा है, क्या हम वास्तव में इस ऐतिहासिक लॉन्च के साक्षी बनेंगे? लॉन्च की घड़ी टिक टिक कर चल रही है, लेकिन इसकी सुइयां कभी भी रुक सकती हैं। आर्टेमिस 2 की कहानी में आज हम उस पल पर खड़े हैं जब इतिहास या तो बनेगा या फिर एक और बार टल जाएगा। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी की तमन्ना है जो अपोलो 17 के बाद से अधूरी पड़ी है। सन 1972 में जब अंतिम बार कोई इंसान चांद से लौटा था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अगली वापसी में इतना समय लग जाएगा। आज वही सपना फिर से सांसें ले रहा है, लेकिन अब भी हमारे सामने से चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। लॉन्च पैड पर खड़ा SLS रॉकेट और ओरायन कैप्सूल हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रतीक बनकर खड़े हैं, लेकिन इसके हर पेच और तार में दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। जब ये लॉन्च होगा तो चारों अंतरिक्ष यात्री अपनी सीट पर बैठे होंगे, शायद अपने परिवार के ख्यालों में, शायद अपनी जिम्मेदारी के बोझ में। वे जानते हैं कि उनके कंधों पर सिर्फ एक मिशन का भार नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य है। एक सफलता उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर देगी और एक छोटी सी गलती, एक देरी या एक खराबी पूरी योजना को फिर से कई साल पीछे धकेल सकती है। यही वजह है कि लॉन्च की तारीख सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। क्या फरवरी सन 2026 ही वो महीना होगा जब हम आखिरकार चांद की ओर लौटेंगे, या ये एक और अधूरा वादा बनकर ही रह जाएगा? आर्टेमिस 2 की लॉन्च डेट का सफर किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाने जैसा रहा है। शुरुआत में नासा का लक्ष्य था सन 2024 के अंत तक इस मिशन को लॉन्च करना, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आया ये तारीख आगे बढ़ती चली गई। पहले ये 2025 हुआ, फिर सितंबर 2025 और अब ये फरवरी 2026 तक पहुंच गया है। इस मिशन में ये डिले यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी तकनीकी चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करना किसी भी कीमत पर गलत होगा। इन देरियों का सबसे बड़ा कारण है ओरायन कैप्सूल की हीट शील्ड। ये वो ढाल है जो पृथ्वी पर वापसी के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को री एंट्री की गर्मी से बचाएगी। आर्टेमिस 1 के अनक्रूड मिशन के बाद इंजीनियर्स को पता चला कि हीट शील्ड के मटेरियल में अनएक्सपेक्टेड इरोजन हुआ था। ये एक ऐसी समस्या थी जिसे हल किए बिना आगे बढ़ना खतरनाक था। इसलिए नासा ने इस समस्या को पूरी तरह से समझने और ठीक करने का फैसला किया, जिसमें काफी समय लग गया। इसके अलावा ओरायन के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ENV एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई। इस सिस्टम का काम है कैप्सूल के अंदर हवा, पानी और तापमान को कंट्रोल करना। एक जांच में पाया गया कि कैप्सूल के ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर का स्तर अपेक्षा से कहीं अधिक था, जो अंतरिक्ष यात्रियों की हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता था। इसे ठीक करने में भी कई महीने लग गए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था इमरजेंसी एग्रेस सिस्टम। अगर लॉन्च के टाइम कोई गड़बड़ी होती है या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसी सिस्टम का यूज करके अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर उतार लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये एक टेस्ट के दौरान ये सिस्टम ठीक से काम नहीं किया और वो बास्केट जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को नीचे लाया जाता है वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। इस तरह की छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए इन सभी खामियों को पहले दूर किया गया है। इस मिशन में होने वाली देरी हमें बताती है कि नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बहुत अलर्ट मोड पर है। अपोलो 1 की आग की ट्रेजेडी, चैलेंजर और कोलंबिया के हादसे ने नासा को सिखा दिया है कि अंतरिक्ष में जल्दबाजी में लिए गए फैसले भारी पड़ सकते हैं। इसलिए नासा ने अब सेफ्टी फर्स्ट की पॉलिसी को अपना लिया है। आर्टेमिस 2 में 4 इंसानों की जान दांव पर लगी है और नासा ये जोखिम किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकता।
इसलिए हर छोटी सी खराबी, हर अनसर्टेन डेटा और हर सस्पिशियस रिजल्ट को ठीक किए बिना आगे बढ़ना नियमों के खिलाफ है। और यही वजह है कि लॉन्च की तारीख एक चलता हुआ लक्ष्य बनी हुई है, क्योंकि इस मिशन में समय से ज्यादा सुरक्षा जरूरी है। जनवरी सन 2026 का आखिरी हफ्ता जब दुनिया आमतौर पर अपने डेली रूटीन्स में बिजी थी, तो अमेरिका के 2 शहरों ह्यूस्टन और फ्लोरिडा में इस मिशन की तैयारियां चल रही थी। 23 जनवरी को आर्टेमिस 2 के चारों अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन ने आधिकारिक तौर पर क्वारंटीन में एंटर किया। इसे हेल्थ स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसका मकसद बहुत सीधा है, लॉन्च से 14 दिन पहले एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाना। एक छोटा सा जुकाम भी मिशन को हफ्तों या महीनों पीछे ढकेल सकता है। इसलिए ये चारों यात्री अब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं, जहां उनका संपर्क सिर्फ उन लोगों से है जो खुद क्वारंटाइन के नियमों का पालन कर रही हैं। ये एक ऐसा कदम है जो दिखाता है कि नासा हर संभावित जोखिम को कम करने के लिए कितना गंभीर है। जब क्रू क्वारंटीन में अपनी आखिरी ट्रेनिंग और मेडिकल चेकअप करा रहा था, तो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज चल रही थी, वेट ड्रेस रिहर्सल। इसमें बिना असल में रॉकेट उड़ाई रियल लॉन्च इवेंट को रेप्लिकेट किया जाता है। इस टेस्ट में टीम ने SLS रॉकेट में 7 लाख गैलन से अधिक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट को रॉकेट में भरा। इसके बाद उन्होंने पूरे लॉन्च काउंटडाउन की रिहर्सल की। इसमें कई रन शामिल थे। पहले रन में घड़ी को T-1 मिनट 30 सेकंड पर रोका गया, फिर T-33 सेकंड तक जाया गया। इसके बाद उन्होंने घड़ी को वापस T-10 मिनट पर ले जाकर एक और रन शुरू किया। ये अभ्यास लॉन्च टीम को आखिरी क्षणों में होने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार करता है। इस बीच लॉन्च पैड पर भी अंतिम तैयारियां जोरों पर थीं। टीम ने SLS रॉकेट के बूस्टरों में हाइड्रोजन केमिकल को भरा, जो इंजन को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए लगाए जाते हैं। ओरेन कैप्सूल के अंदर यात्रियों के लिए जरूरी सामान, भोजन और वैज्ञानिक उपकरणों को सावधानी पूर्वक रखा गया। लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम पर विस्फोटकों की जांच की गई, जो किसी भी इमरजेंसी में कैप्सूल को रॉकेट से अलग करने में काम आएंगे। ये सब कुछ एक ऐसे नाटक की तरह था जिसके हर पहलू का हर दिन हजारों बार अभ्यास किया जा रहा था। फरवरी सन 2026 की तारीख जितनी करीब आ रही है, उतनी ही तेजी से इस ऐतिहासिक मिशन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। आखिर फरवरी 2026 का वो दिन आ गया है। फ्लोरिडा का मौसम साफ है, बादल नहीं है और हवा भी शांत है। लॉन्च विंडो यानी वो निर्धारित समय जिसमें रॉकेट को उड़ाया जाना चाहिए, वो भी खुल चुका है। कंट्रोल रूम में सैकड़ों इंजीनियर और टेक्नीशियंस अपनी सीट पर बैठे हैं। उनकी आंखें अपनी अपनी मॉनिटर स्क्रीन्स पर टिकी हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, जो सिर्फ कंप्यूटर के फैन की आवाज और कभी कभी फ्लाइट डायरेक्टर की आवाज से टूटती है। घड़ी T-10 मिनट पर रुक जाती है। ये एक निर्धारित टाइम है, एक आखिरी मौका जिसमें सभी टीमें अपने सिस्टम की एक आखिरी बार जांच कर सकती हैं। फ्लाइट डायरेक्टर की आवाज गूंजती है, ऑल स्टेशंस गो नो गो फॉर लॉन्च। एक एक करके हर टीम का प्रमुख अपनी स्थिति की पुष्टि करता है। प्रपल्शन गो, ग्राउंड गो, रेंज सेफ्टी गो। इन गो शब्दों की लय एक ऐसी धुन बनाती है जिसे सिर्फ सुनकर ही गौरवान्वित महसूस होने लगता है। इस दौरान रॉकेट के अंदर चारों यात्री शांत हैं। वे अपने हेलमेट पर बनती शैडोज में एक दूसरे को देख रहे होंगे। वे जानते हैं कि अब उनकी किस्मत ग्राउंड कंट्रोल के हाथों में है। T-9 मिनट पर लॉन्च टावर से रॉकेट को जोड़ने वाला सेविस स्ट्रक्चर धीरे धीरे पीछे हट जाता है। अब SLS रॉकेट पूरी तरह से अकेला खड़ा है, तैयार है और आकाश की ओर देख रहा है। घड़ी फिर से चलना शुरू होती है। T-2 मिनट पर ऑटोमेटेड लॉन्च सीक्वेंस का काम शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे की प्रोसेस ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है। अब कंप्यूटर कमांड संभाल लेता है और रॉकेट के मेन इंजन को इग्नाइट करने के लिए कमांड देना शुरू करता है। और फिर वो पल आता है T-6, 6 सेकंड। चारों इंजन एक साथ जल उठते हैं। एक विशाल धुआं और भाप पैड पर चारों ओर फैल जाती है, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। रॉकेट थोड़ा कांपता है, लेकिन वो अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा रहता है। इंजनों की आवाज इतनी तेज होती है कि उसे कई मील दूर तक सुना जा सकता है। फिर T-0 पर
दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर जल उठते हैं। एक विस्फोट की तरह एक अनइमेजिनेबल रोशनी और शक्ति के साथ 8.8 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। धीरे धीरे जैसे कोई राक्षस अपनी नींद से जाग रहा हो, आर्टेमिस 2 आकाश की ओर बढ़ने लगता है। उड़ान के पहले मिनट में रॉकेट एक खास रोल मैन्यूवर को परफॉर्म करता है ताकि वो सही दिशा में जा सके। फिर लगभग 1 मिनट बाद ये मैक्स क्यू के प्रेशर से गुजरता है। ये वो पल होता है जब आसपास की हवा का दबाव रॉकेट पर सबसे ज्यादा होता है। एस्ट्रोनॉट्स भी इस प्रेशर को महसूस करते हैं। लगभग 2 मिनट बाद रॉकेट के साथ लगे दोनों बूस्टर्स का काम खत्म हो जाता है और दोनों ही अलग हो जाती हैं। अब सिर्फ मेन स्टेज इंजन चल रही है और आर्टेमिस 2 अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में। मान लीजिए कि अगर सब कुछ सही रहा, लॉन्च सफल रहा और आर्टेमिस 2 सुरक्षित रूप से पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया, तो पहले 2 दिन चारों यात्री ओरायन के हर सिस्टम की बारीकी से जांच करेंगे। वे अपने कंप्यूटर्स के साथ काम करते हुए नेविगेशन सिस्टम को कैलिब्रेट करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठीक से काम कर रहा हो। इस बीच ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर्स भी राहत की सांस लेंगे और उनका कई महीनों का तनाव भी दूर हो जाएगा, क्योंकि उनका सबसे पहला और बड़ा कदम पार हो चुका होगा। असली सफर तो अब शुरू होगा। पृथ्वी की कक्षा में 2 चक्कर लगाने के बाद ओरायन के अपर स्टेज का इंजन इग्नाइट हो जाएगा। यह होगा ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न, एक ऐसा मैन्यूवर जो ओरायन को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकालकर सीधे चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा। जैसे जैसे कैप्सूल चांद की ओर बढ़ेगा, एस्ट्रोनॉट्स अपनी खिड़की से एक ऐसा नजारा देखेंगे जो केवल कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा है। हमारी पृथ्वी एक बड़े जीवंत नीले सफेद गोले की तरह लगेगी, जो इस सफर में धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। यही वो नजारा है जो इंसानों को अपने ओरिजिन और अपनी असलियत की याद दिलाता है। 4 दिन की यात्रा के बाद आर्टेमिस 2 चांद के प्रभाव में चला जाएगा और फिर हमें देखने को मिलेगा इस मिशन का सबसे ऐतिहासिक पल। ओरायन स्पेसक्राफ्ट एंटर करेगा चांद के उस हिस्से में जो पृथ्वी से हमेशा छिपा रहता है। यहाँ कुछ मिनटों के लिए एस्ट्रोनॉट्स का संपर्क पृथ्वी से पूरी तरह कट जाएगा और वो इस ब्रह्मांड में सबसे दूर अकेले इंसान होंगे। कोई रेडियो संपर्क नहीं होगा, वे अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले, चांद के उस रहस्यमय डार्क साइड में, जिसे किसी भी इंसान ने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा। ये वही क्षण होगा जो अपोलो 8 के यात्रियों ने पहले महसूस किया था और अब आर्टेमिस 2 के यात्री उन्हीं इमोशंस को फिर से जी रहे होंगे। चांद के पास से गुजरते हुए वे लगभग 4600 मील की दूरी पर होंगे। वे चांद पर मौजूद कई बड़े क्रेटर्स, उबड़ खाबड़ इलाके और उस सतह को देखेंगे जो करोड़ों सालों से बदली तक नहीं है। लेकिन उनका ध्यान सबसे ज्यादा उन पॉइंट्स पर होगा जहां फ्यूचर में गेटवे स्पेस स्टेशन होगा और जहां आर्टेमिस 3 के यात्री उतरेंगे। ये सफलता सिर्फ एक मिशन को सफल नहीं करेगी, बल्कि यह हमारे फ्यूचर का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चांद की परिक्रमा करने के बाद वे घर की ओर लौटेंगे। वापसी की यात्रा भी उतनी ही चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन मान लीजिए कि वे सफलतापूर्वक पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर लेते हैं। पैराशूट खुलते हैं और ओरायन स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में धीरे धीरे उतरता है। जब रिकवरी टीम के हेलीकॉप्टर्स उन तक पहुंचते हैं और यात्री कैप्सूल से बाहर निकलते हैं, तो दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है। ये सिर्फ नासा की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। ये सफलता ये साबित करती है कि हम इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और चांद अब कोई दूर का सपना नहीं है। आर्टेमिस 2 की सफलता एक डोमिनो की तरह काम करेगी, जो भविष्य के लिए भी कई दरवाजे खोल देगी। चांद को फतेह करने के बाद हमारा मनोबल बढ़ेगा और यहाँ से चांद पर ल्यूनर बेस बनाने की जो शुरुआत होगी, वो हमारे लिए मार्स तक के रास्ते को साफ कर देगी। पहला डोमिनो जो गिरेगा वो है आर्टेमिस 3 का रास्ता साफ होना। जब आर्टेमिस 2 सफलतापूर्वक लौटेगा तो नासा के पास SLS रॉकेट और ओरायन कैप्सूल के लिए रियल डेटा मौजूद होगा। यह सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन से कहीं ज्यादा एक्यूरेट होगा और इसके साथ
वो अनुभव भी होगा जो 4 इंसानों ने गहरे अंतरिक्ष में जीकर महसूस किया होगा। इसका मतलब है कि आर्टेमिस 3 के लिए जोखिम काफी कम हो जाएगा। स्पेसएक्स का स्टारशिप जिसे ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम HLS के लिए चुना गया है, उस पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब उसे ले जाने वाला ओरायन पूरी तरह से परखा हुआ होगा। दूसरा डोमिनो है गेटवे स्पेस स्टेशन का निर्माण। गेटवे चांद की कक्षा में बसने वाला भविष्य का घर है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। आर्टेमिस 2 की सफलता से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी जैसे पार्टनर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वे अपने अपने मॉड्यूल्स जैसे हेलो और एस्पिरिट भेजने के लिए और भी ज्यादा कमिटेड होंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डोमिनो होगा मार्स मिशन के लिए तकनीकी और मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास का निर्माण। हम जानते हैं कि मार्स की यात्रा हमारे इन ल्यूनर मिशन से कई गुना जटिल होगी। ये मिशन 2 हफ्तों का है, लेकिन मार्स मिशन करीब 2 से 3 साल का होगा, जिसमें डीप स्पेस के रेडिएशन से भरे एनवायरनमेंट के टच में रहना, लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहना और अकेलेपन का सामना करना सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। आर्टेमिस 2 का 10 दिन का मिशन इन सभी चीजों के लिए एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस मिशन से जो डेटा मिलेगा, एस्ट्रोनॉट्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ, नए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दूर के कम्युनिकेशंस का डेटा, ये सब मार्स की योजना के लिए नींव का पत्थर साबित होगा और ये इंसान को एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो आर्टेमिस 2 कब लॉन्च होगा? शायद 6 फरवरी 2026 को या शायद इसके बाद, लेकिन ये इंसान के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। ये वो पल है जब हम साबित करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम धैर्य रखते हैं और हम फिर से ऊंचाइयों को छूने के लिए उठ खड़े होते हैं। ये तारीख इस बात की याद दिलाएगी कि 50 साल पहले जो यात्रा अधूरी रह गई थी, अब वो पूरी होने वाली है। आज हम उस इतिहास के दहलीज पर खड़े हैं। ये वो कहानी है जिसे हम अपने बच्चों और पोतों को सुनाएंगे। यही वो पल है जिसकी हम सबने कल्पना की थी। अब वो कल्पना हकीकत में बदलने वाली है। तो जब आर्टेमिस 2 उड़ेगा, उस पल को महसूस कीजिएगा, उन आग की लपटों को महसूस कीजिएगा जो हमें भविष्य की ओर लेकर जा रही हैं। ये इंसान की अगली छलांग है और ये छलांग चांद से शुरू होकर सितारों तक जाएगी। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।